जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग अब प्रतिदिन हम लोग देख रहे थे साथी कि मनोविज्ञान के एक सीरियल क्रम में हम लोग चल रहे थे, तो एग्ज़ाम को मेरे ध्यान में आया कि एग्ज़ाम भी अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो मैं उसके पैरेलल कुछ मिसलेनियस सभी टॉपिकों से या सभी चैप्टरों से मैं बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन निकाल कर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन की सीरीज लाऊं, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन हो, प्रत्येक टॉपिक से हो, पूरा आपके सिलेबस से। तो इसी क्रम में मैंने आज लेके आया है, तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, यह कार्ल यूंग के द्वारा किया गया है साथी। किसके द्वारा? कार्ल यूंग के द्वारा है। क्रेस्मर, शेल्डन और स्प्रेंजर, इन लोगों ने भी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए थे, लेकिन जिस व्यक्तित्व की बात हो रही है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में, तो इसमें क्या हुआ था कि यूंग महोदय ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूंग महोदय ने इसमें कहा था कि, अब बता दूं पूरा एक्सप्लेन करके एक एक को बताऊं या रहने दो? चलिए रहने देते हैं, ताकि आपको भी तो जल्दी होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो रहा है? यूंग हो रहे हैं, और इसमें ज़रूर शामिल होइए। ये आपको डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और ये तो आज का सबसे पहला पड़ाव है, पहला क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही मैंने आपके हिसाब से इजी बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, वैसे वैसे यह टफ होते जाएंगे क्वेश्चन, एकदम आपके लेवल के, बेहतरीन लेवल के। आइए आगे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? देखिए, आया ना बेहतरीन क्वेश्चन? बताइए, आया ना बेहतरीन क्वेश्चन? यही मैं कह रहा था कि क्या है कि क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके मैं आया हूँ आपके सामने। तो आइए इसको देखते हैं। निगमन विधि, आगमन विधि, अंतदर्शन विधि, बहिदर्शन विधि। तो आप लोग जानते हैं कि इतना उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये सारी विधियां जो हैं, ये सारी जो विधि अपनाई जाती हैं, यह आगमन विधि के हैं। एक मिनट भाई, तू कहाँ जा रहा है? आगमन विधि के हैं, ठीक है। बहिदर्शन, अंतर्दर्शन विधि आप लोग जानते हैं कि इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन का अध्ययन किया जाता है। निगमन विधि किसी भी फार्मूले का निगमनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या है देखिए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। मतलब अवधान जो है, इसके आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ क्या निर्धारक हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो अवधान है, क्या बच्चा? जो अवधान के निर्धारक हैं साथी, अवधान का मतलब पहले यहाँ से समझिए। अवधान का मतलब होता है ध्यान। क्या? ध्यान होता है। ताकि आप लोगों को बता दूं, ताकि जैसे आए यह अवधान, कन्फ्यूजन ना हो कि यह क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो ध्यान होगा वह कहाँ होगा? रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो देखिए मित्र, आप लोग भी अपने हिसाब से सबका आंसर दीजिएगा। जब भी वीडियो को वॉच करिएगा, अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कौन सा है मैं देखूंगा। और ज़रूर आप लोग अपने आईडी से बनाए होंगे, फेक आईडी नहीं होगी, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से बच्चे कितने में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस को लेके आया हूँ इसमें बच्चा, ठीक है। आइए
इसमें देखते हैं अवधान। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। आप लोग जानते हैं जहाँ लक्ष्य और आवृत्ति की बात आ जाती है वहाँ पे आंख बंद करके आप अवधान को लगा सकते हैं। रुचि को लेके आपको अंदर कन्फ्यूजन होगी, लेकिन एक बात बताइए कि जब भी बालक किसी रुचि में परिवर्तन करता है तो वह अपने ध्यान में लाता है, तभी तो रुचियों में परिवर्तन करता है। उद्दीपक जो होता है यह किसी अधिगम में उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और अतिरिक्त विधियों का। प्रकाश, ध्वनि, गंध ये सब तो सेंसीमोटर वाली चीज़ें हैं। पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन यह भी सीखने की प्रक्रिया में आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। मुझे लगता है कि इस पूरे 30 क्वेश्चंस में ये ऐसा पहला क्वेश्चन होगा, ये एकमात्र क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को एकदम इजी लग रहा होगा मित्र। ठीक है, तो इस पे देरी ना करते हुए ऑप्शन नंबर डी पे क्या करते हैं, टिक करते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन वंशानुक्रम से, और मैंने वंशानुक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से और सारे सिंड्रोम को मैंने बताया है आपको। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम का मैंने नहीं बताया है, लेकिन विल्सन सिंड्रोम जैसे कि इसका कहवा कि ये तो मनोविज्ञान में कोई औचित्य नहीं है। विल्सन सिंड्रोम जो है ना, इसमें जो बीमारियां पाई जाती हैं वो आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। वह अवस्था जो किसी माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए आप, क्या कहलाती है? बताइए मित्र, वो अवस्था क्या कहलाती है? बता सकते हैं इसको? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यह कहलाता है क्या? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्या मित्र? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो शिशु होता है उसका सर का आकार चपटा होगा, ठीक है, उसकी हाइट औसत से भी कम होगी, मतलब छोटी हाइट हो सकती है, मतलब कम वृद्धि हो सकती है। उसका मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, जैसे नहीं देखते हैं मूर्ख व्यक्तियों को, देखे होंगे कि कितने व्यक्तियों को कि उनका मुंह हल्का सा हमेशा खुला रहता है, तो वही सारे लक्षण आते हैं उसमें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित करती है? ध्यान दीजिएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत का यह है, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आता होगा कि निम्न में के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब ऐसे कारकों द्वारा इस अवस्था का निर्धारण होता है जो कि दूसरों के द्वारा थोपी जाती है। तो आप जानते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था, या इसी को कहते हैं पूर्व लौकिक अवस्था कहते हैं, या इसी को कहते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं साथी, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब बताइएगा कौन सा एक इसमें सही क्रम है। तो इसमें अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, या दूसरा ब्लास्टोसिस अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, या ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस। बताइए इसमें क्या क्या है, बताइए। बताइए।
चलें आगे, चलें, बताइए कौन सा सही है। आपको मैंने बताया था कि सर्वप्रथम क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ओवम से क्या होता है, ओवम से जाके मिलता है। जहाँ पे मिलता है, या जैसे ही मिलेगा ओवम से, वहाँ पे किसका निर्माण करेगा, जाइगोट का निर्माण करता है। तो जाइगोट का निर्माण के पश्चात क्या बनता है, संयुक्त कोष बनता है। इसी जाइगोट को ही क्या कहते हैं, संयुक्त कोष या युग्मनज कहते हैं। और इसी के पश्चात क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो देखिए वही क्रम है, देखिए इसमें वही क्रम है। 3 भी आप जानते हैं तो पकड़ लेंगे। देखिए अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वाटसन, कोफका, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों और कोहलर के द्वारा। बताइए 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 साथी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइव चल रही होती क्लास तो एकदम मज़ा आ जाता, देख लेते आप लोगों को कितना दिमाग चलता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 8, पहले तो ये बच्चा देखिए कि SOR, क्या SOR इसको कहते क्या है, बताइए। स्टिमुलस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ठीक है, यह कहलाता है। तो यह जो सिद्धांत था वह एक थे रॉबर्ट वुडवर्थ। ठीक है, रॉबर्ट वुडवर्थ। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो उद्दीपक अनुक्रिया है क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है वह तो आपको वाटसन के व्यवहारवाद नामक पुस्तक में मिल जाता है। लेकिन उससे पहले भी रॉबर्ट वुडवर्थ ने SOR सिद्धांत को दे दिया था। तो इसमें रॉबर्ट वुडवर्थ नहीं है, क्या बच्चा, रॉबर्ट वुडवर्थ ने सर्वप्रथम इसको दिया था। क्लियर है। और इसी सिद्धांत को लेके पावलाव का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है, आप लोग यह जानते भी हैं, पावलाव का। ठीक है, तो पावलाव जो थे, तो पावलाव का, अब पावलाव इसमें है नहीं ना है, तो वो हैं कौन, वाटसन। तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्या जाएंगे, वाटसन पे जाएंगे। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है। मतलब वह मापन जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ, मतलब जो भी मापने वाला है उसके अंतराल में समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी शामिल हो, वह क्या कहलाता है। तो कौन सा मापन कहलाता है, नामित मापन, क्रम सूचक मापन, अंतराल मापन या अनुपात मापन, बताइए। यह सर्वोच्च स्तर की मापनी है। जो सर्वोच्च स्तर की मापनी होती है वह भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन की अंतिम और सर्वोच्चतम स्तर मापनी मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या उसका नाम क्या है, अनुपात मापनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है, इदम में, अहम में, परा अहम में या परिस्थितियों में, बताइए। आप लोग जानते हैं कि जो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो परा अहम होता है, या इसको कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, यह नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आदर्श और नैतिकता की बात जहाँ आ जाती है वहाँ आपको कहा जाता है ना कि ईगो हर्ट हो गया। तो यह ईगो है, ईगो से भी ऊपर है, अहम से भी ऊपर है, परा अहम है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लग रही है साथी, तो क्या करिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बिल्कुल इसमें बेहतरीन तरीके से आप करिएगा। और प्रत्येक बच्चा ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देगा अपने हिसाब से। 11 के आते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ।
यह किसका कथन है? अब बहुत पॉपुलर कथन है और आप लोग जानते हैं कि यह किसका कथन भी है। चलिए साथी बताइए, फ्रीमैन, न्यूमैन, होल्जिंगर या वाटसन? बताइए। यह वाटसन ने कहा था। किसने कहा था साथी? वाटसन ने कहा था। आइए आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षित होने में डैश 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 की भूमिका प्रमुख होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। ध्यान को आकर्षित करने के लिए उद्दीपन की कौन सी जो भूमिका होती है वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है? आप बताइए। वह उद्दीपन की तीव्रता होती है। क्या? उद्दीपन की तीव्रता होती है। चलिए, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। बताइए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब तक अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के अंदर या किसी बालक के अंदर नहीं रहेगी तब तक वह किसी कार्य को करने में रुचि या उसी कार्य को खूब बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आते हैं 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं मित्र। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। देखिए आगे देखते हैं। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है, एकदम दिया हुआ। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। यह क्या, जो ऑप्शन नंबर ए है वह ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब किसी नई परिस्थितियों में आप, ठीक है, पुरानी परिस्थितियों को जोड़कर उसको सीखना या समझना चाहते हैं, तो जब आप पुराने ज्ञान को या पुराने जो ध्यान को या जो ज्ञान आपने अर्जन किया है उसको जब नवीन परिस्थिति से जुड़ने में असफलता आपको मिलती है, वही क्या कहलाती है साथी? विस्मृति कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में उच्च होंगे, मतलब सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। बताइए किसमें जरूरी नहीं है यह कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे उसमें भी उच्च होंगे? बताइए। बताइए। इसमें देखिए दो चीज़ें, अगर एक नियम को देखें तो एक नियम कहता है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक, नहीं, यह कहता है एक नियम, क्या कहता है मित्र? वह यह कहता है कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। कुछ ही बालक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हुए सृजनशील भी होते हैं। तो उस अनुसार से सृजनशीलता कट, क्योंकि उल्टा है यह उच्च बुद्धि वाले बच्चे के बारे में। अध्ययन की प्रवृत्ति जानते हैं कि तीव्र होती है, तो यह सही है। तो यह आवश्यक नहीं है, पूछा है, ये ध्यान देना है आपको, इसीलिए मैं काट रहा हूँ सही को, जितने सही हैं उनको काट रहा हूँ। नहीं है, पूछा है। देखिए आप एकदम मार के खुश हो जाएंगे कि अरे सृजनशीलता होगी। विश्लेषण करने में बिल्कुल सक्षम होता है उच्च बुद्धि वाला बालक, लेकिन कह रहा है कि आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बालक अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होंगे। बिल्कुल यह सही है। इसलिए सही है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनकी सृजनशीलता इतनी बेहतरीन होती है कि वह किसी नए नए आविष्कारों को कर सकने में सक्षम होते हैं।
नई नई परिस्थितियों को खड़ी करने में सक्षम होते हैं, मुश्किलों को सॉल्व करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनका ध्येय ये नहीं होता अच्छे अंक प्राप्त करने का। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, आकार या रुचि? बताइए बताइए। अभी बात हो रही थी, ऊपर ही बात हुई है क्वेश्चन नंबर 16 का। आप लोग जानते हैं एक इंटरेस्ट है तो आप ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। किसी विषय में आपको रुचि नहीं हो रही है तो आप उस विषय को बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि? बताइए कौन सा क्या कहलाता है? बताइए मित्र 17 का। आप लोग जानते हैं ऐसी विधियों को क्या कहते हैं? सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, प्रेरणा, सीखना या चिंतन? बताइए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग जानते हैं कि सीखना कहलाता है। यह आंशिक परिभाषा है सीखना की, यह एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है इस बात से कि यह कौन सी परिभाषा है। ठीक है, ठीक है मित्र। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? स्तंभाकृति आवृत्त बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाती है, या रेखा चित्र कहलाता है? बताइए, ये काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। यह कहलाता है स्तंभाकृति। क्या? स्तंभ वाली आकृति कहलाती है। आगे आते हैं, विकास की अवस्था। क्या? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, लेवल का है। तो बताइए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? बताइए। तो आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोर इन्फॉर्मेशन कि किशोरावस्था हो जाएगा, एडोलेसेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? जो 0 से 5 साल का, मतलब शिशु की बात हो रही है तो 0 से 5 या 6 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। किसमें? मतलब शैशवावस्था की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शैशवावस्था की बात हो रही है। शैशवावस्था की बात हो रही है। ठीक है, बात ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है इसका। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, ध्यान पर, वास्तविकता पर, ये तीनों चीज़ें इसमें गायब रहती हैं। ये सब कोई औचित्य नहीं होता। जो उसका व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ये लो, अरे भैया ये तो महा इजी क्वेश्चन आ गया भाई। बताइए किस पर किया गया था? कुत्ते पर, बनमानुष पर, चूहों पर या बिल्ली पर? तो इसमें किया गया था जो प्रयोग वह बनमानुष पर किया गया था। जो कोहलर थे ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, गेस्टाल्ट मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बताइए जल्दी। टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर? ये किसके द्वारा किया गया था? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जो कहाँ के थे? यूएसए के थे। और यह क्या थे? तो जो यूएसए में स्टैनफोर्ड, क्या
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, उसके क्या थे, यह मनोविज्ञान के प्रवक्ता थे, मतलब प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा कि जो भी प्रेक्षण का मतलब प्रयोग, ठीक है, प्रयोग या प्रयोग के आधार पर या व्याख्या के आधार पर अधिगम ज़्यादा हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। किसने प्रभाव का नियम दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा। जाता है प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। बताइए मित्र, बताइए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? एक सेकेंड भाई, कहाँ टेढ़ी हो जा रही हो, बताइए इस पर किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आप लोग कहाँ गया भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन था? 25 था ना, हम लोग 25 थे ना। हाँ 25। बताइए। तो प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो बताइए इसमें से कौन सी विधियों का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 25 का डी हो जाएगा, पुनः सीखना विधि। या तो थॉर्नडाइक के क्या अभ्यास के नियम में आ जाएगा। बार बार अभ्यास करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 20 नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए ये भी सही है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए। साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, बैलक के द्वारा, मरे के द्वारा। बताइए किसके द्वारा? ये भी बेहतरीन ही क्वेश्चन। तो जो टैट विधि थी वह किसके द्वारा की गई थी? मरे के द्वारा। यह सब क्या है? शिक्षण की विधियां हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा। बताइए। अगर इसमें आप इस पेपर में अगर 28-27 मैक्सिमम नहीं करते हैं तो जान लीजिए कि आपको भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पे है। बाल केंद्रित शिक्षा को ही बनाने के लिए तो मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ा गया। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। बताइए कौन सा नहीं संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कि जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है वह निरंतरता से संबंधित है, समन्वय से भी है और वैयक्तिकता से भी है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन थ्योरी है यह क्या है? इससे संबंधित नहीं है। तो इससे क्या होगा? वर्गीकरण का सिद्धांत जो है नहीं संबंधित हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 28 का। आते हैं 29 पर। इसमें क्या है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बताइए। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बताइए, बताइए मित्र। बता सकते हैं? तो यह साहचर्य का नियम बताता है, ठीक है, जो कि आपके थॉर्नडाइक के जो गौण नियम दिए गए हैं उसमें यह 5वां है, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब एक दूसरे से साहचर्य स्थापित करके, मतलब सामंजस्य स्थापित करके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के।
संप्रत्यय निर्माण का सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण या प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय, देखिए मैं बार बार इस वर्ड का यूज करता हूँ, संप्रत्यय, कि मस्तिष्क में बालक के किसी वस्तु का क्या बनता है, संप्रत्यय बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो बता दीजिए मेरे चीतों। तो यह संप्रत्यय निर्माण का जो सोपान है मित्र, वह क्या है, पृथक्करण से संबंधित है। ठीक है, अब यह पूछेंगे कि यह कैसे हुआ पृथक्करण, प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ आपको। जब बालक किसी वस्तु को देखता है, मान लीजिए यहाँ पे बालक है, यह किसी वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने के साथ साथ क्या करता है, अगल बगल पेड़ पौधे भी तो होंगे, या कोई जानवर भी तो जा रहा होगा, कोई आदमी भी तो जा रहा होगा, लेकिन इसको किसे केंद्रित करना है, किसे केंद्रित करना है, जिस वस्तु को वह देख रहा है उस वस्तु को उसके दिमाग में संप्रत्यय बैठाना है। तो इन सब में क्या करेगा, विभेद करेगा, मतलब दोनों में से पृथक, सब में अलग करेगा, तभी तो उसको देख पाएगा ना प्रॉपर रूप से। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह संप्रत्यय निर्माण का सोपान जो है वह पृथक्करण उसमें आता है, संप्रत्यय निर्माण में। ठीक है, तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चंस। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए तो 4-5 7-8 क्वेश्चन तो अभी आ ही गए। इसमें जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ अभी तक, उसमें से ही 4-5 क्वेश्चन आ गए। देखिए, ये मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन यह पेपर का एक सेट है प्रीवियस ईयर का, और ये आज मैं इसलिए रखा हूँ ताकि मैं देखना चाहता था कि देखें कि पेपर में कैसे आप करते हैं और कितना कर पाते हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 30 क्वेश्चन में कम से कम सही होगा तो 28 सही होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो जान लीजिए आपकी तैयारी मीडियम स्टेज पे है। किस स्टेज पे है, मीडियम स्टेज पे है, मतलब मध्यम स्तर पे है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सेशन को अगर बेहतरीन तरीके से सेशन लग रहे हैं, आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें। और आप इस क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चा, जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।